नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। फटाफट जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए और एकदम शेयर और लाइक करना बिल्कुल भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। तो आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आप सबके सामने लेकर आया हूं और आप सब के लिए है, क्योंकि आप जो है एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़िए, मन लगाकर। होली आप सबका शानदार, उम्मीद करता हूं कि बीत रहा होगा, चल रहा होगा। होली के त्यौहार को एकदम जबरदस्त तरीके से आप सबने आनंद किया होगा, ठीक। तो आइए एक महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला को आज हम फिर एक बार देखते हैं। और यूपी ट्रिपल एससी खासकर चूंकि सरकारें बन गई हैं, अब आपके सामने चुनाव समाप्त हो गया, चुनाव की चीजें खत्म हो गई और आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए संस्था देख रहे होंगे कि नित्य प्रतिदिन जो है कार्यरत है। तो आइए हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखते हैं। ये रहा आपके जो है स्क्रीन पटल पर पहला ही सवाल कि निम्न में से कौन सा सुमेलित क्रम में है, यानी कौन सा सुमेलित क्रम में इसको लगाना है। यानी रेडियम की खोज किसने की, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई, आपको एक्सरे की खोज किसने की और चेचक की खोज किसके द्वारा किया गया। तब आप इस प्रश्न का जवाब देंगे कि रेडियम की खोज जो है मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया। और पेनिसिलिन की खोज सभी को पता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। वही बात की जाए एक्सरे की, तो रोंटिजन के द्वारा एक्सरे मशीन की खोज किया गया, एक्सरे का खोज किया गया। और एडवर्ड जेनर के द्वारा टीका का खोज किया गया। तो इस तरह आप सबको सारे प्रश्न जो हैं बड़े शानदार तरीके से आपको आए होंगे। तो पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा, 2 1 4 3। ऑप्शन संख्या 1 इज योर राइट आंसर। एक जो है ये आपके लिए बिल्कुल सही जवाब हुआ। चलिए नेक्स्ट देखिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न में, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा। आप कभी देखते होंगे कि बारिश जब होती है तो बुलबुला छोटा सा रहता है और फिर धीरे 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 वो जिस पानी जहां जिसकी ओर ज्यादा रहता है तो बड़ा होना चालू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप देखो बढ़ जाएगा, घट जाएगा, यथावत रहेगा या आपको चपटा होकर तस्तरी नुमा हो जाएगा। तब बताइएगा कि उसका आकार जो है वो बढ़ जाता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाता है, ठीक ना। तो इस तरह के प्रश्न आप सबसे बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए और उम्मीद कर रहे हैं कि सभी लोग शानदार तरीके से प्रश्नों का जवाब भी दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है। ये आपको केल्विन में दिया हुआ है। 373 केल्विन पर, 277 केल्विन पर, 273 केल्विन पर या 269 केल्विन पर जल का घनत्व किस पर सबसे अधिक होता है। तब ये आपको बड़े ही आसान तरीके से जल का घनत्व वैसे भी आप याद भी कर सकते हो। याद करने के लिए ये जल का घनत्व सबसे अधिक 277 केल्विन पर होता है। चूंकि आपको के बराबर C प्लस 273, ठीक ना। तो C का मान आपको 4 प्लस आपको जो है कि 273 बराबर आपको 277 हो जाएगा, ठीक ना। 273 ये हुआ बराबर 277। ये केल्विन का फार्मूला होता है, केल्विन C प्लस 273। तो C आपको जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, सबको पता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, जब आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड को प्लस 273 को तो 277 आपको इसका बिल्कुल सही जवाब आएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, एकदम मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। ये सब पेटेंट प्रश्न है, कॉमन सेंस के प्रश्न है। इन प्रश्नों को बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं। अगर सिर्फ आप सटीक तरीके से पढ़े हैं तो आप इन प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं कॉमन सेंस के जरिए। मृदा क्षरण को रोकना, मृदा क्षरण का मतलब होता है मृदा को क्षीण होना, समाप्त होना, धीरे धीरे बहकर कहीं और चला जाना।
ये मृदा क्षरण कहलाता है। किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो सघन वर्षा के द्वारा, ज्यादा वर्षा होगी मृदा का क्षरण ज्यादा होगा, तो ये बिल्कुल भी आपको नहीं हुआ, ठीक ना, ये आपको बिल्कुल भी सही नहीं होगा, ठीक ना। अब वनासन के द्वारा, यानी वन का नाश करके भी, वन को जला दीजिए, वन को काटिए, तो इससे मृदा का क्षरण तो रुकेगा नहीं और बढ़ेगा ही। या वनारोपण द्वारा, तो वृक्षों के रोपण के द्वारा आपको जो है मृदा के क्षरण को रोका जा सकता है या रोका जाता है। ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए, आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए ये महत्वपूर्ण बातें हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए अगले प्रश्न में, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप हो गया? आप सबको पता है कि संविधान के प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन आपको संपत्ति का अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब इसे जो है किस प्रकार का, तो कानूनी अधिकार प्रदान कर दिया गया है। तो ये किस संविधान के संशोधन के तहत तब बतेगा कि आपको जो है कि 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 कर लेना, ठीक ना। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, ठीक ना। संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया और इसे संविधान के अनुच्छेद 300 क में शामिल कर लिया गया। अब यह कानूनी अधिकार है, किस तरह का, कानूनी प्रकार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार आपका कानूनी अधिकार है, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें हुई। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न के और चलते हैं। एकदम सभी लोगों का शानदार तरीके से जवाब आ रहा है, ठीक ना। चूंकि आप सबको एकदम जबरदस्त, मुझे पता है कि जितने बच्चे मेरे स्टडी 91 से जुड़े हुए हैं, स्टडी 91 के परिवार से, बड़े ही आपको शानदार तरीके से और काफी लगनशील भी हैं। आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए ये हमारी संस्था की ओर से लेखपाल का शानदार बैच संचालित है, साथ साथ ही ग्राम विकास अधिकारी का भी बैच आपके सुनहरे भविष्य के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है और आप इसे परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपको नागरिकों का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तब ये मौलिक अधिकार की बातें यदि की जाए तो कहां से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक ना। ये याद किए रहिएगा, अमेरिका के संविधान से इसे ग्रहण किया गया है। और भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। तो इस तरह से आप देखो तो आर्टिकल नंबर आपको ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर होगा, 2 बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखो अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में, म्यूनिख में, प्राग में या लंदन में? तब आप बताइएगा कि विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। कहां पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में विश्व मौसम संगठन का आपको मुख्यालय स्थित है। चलिए नेक्स्ट अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के ओर चलते हैं। आइए, ये सब एकदम वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि सारे लोगों को ये प्रश्न सब आते हैं। ये देखिए यूपी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें पूछ रहा है नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ है? तो नवाबगंज पश्चिम बिहार, जल्दी से फटाफट आप सब करके दिखाइए जल्दी से बच्चा। तो ये देखिए आपको नवाबगंज उन्नाव में है और ओखला पश्चिम बिहार कहाँ है? तो गाजियाबाद में है, ठीक ना। जब पूछे समसपुर पश्चिम बिहार गोंडा में है और पार्वती अरंगा जो है ये कहाँ है? तब आप एक मिनट गलती हो गया बच्चा, ये
आपको जो है कि पार्वती अरंगा गोंडा में है और समरसपुर जो है ये कहाँ है, तो रायबरेली में है। तो पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का पहला। 2 3 4 1 ऑप्शन संख्या 2 3 4 1 2 3 2 3 अरे बाप रे बाप 2 3 4 1 ऑप्शन संख्या 4 3 इज योर राइट आंसर माना जाएगा। 3 जो है बच्चा ये आपका बिल्कुल सही जवाब हुआ। आप सबके शानदार तरीके से प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। तो आइए हम सब अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। एकदम इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? वैसे आप सबको पता है टाइगर मैन किसे कहते हैं? टाइगर मैन, टाइगर मैन, ठीक ना, ये यहीं पे आप टाइगर मैन ऑफ इंडिया, जल पुरुष, या ये तो जल पुरुष किसे कहते हैं, तब ये टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो बताइएगा कैलाश सांखला को, कैलाश सांखला, सांखला को आपको टाइगर मैन। वहीं सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और आप सबके लिए पूछा है कि जल पुरुष या वाटरमैन किसे कहते हैं? तो राजेंद्र सिंह को आपको वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये आपको राजस्थान के रहने वाले हैं और राजस्थान में आपको इन्होंने काफी प्रयास, इनके प्रयास से राजस्थान में आपको जल पुरुष, इन्होंने जल के संचित करने का काम महत्वपूर्ण रूप से बड़ी भारी भागीदारी निभाई है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये आपको एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है किससे? वायु प्रदूषण से, जलवायु परिवर्तन से, ओजोन क्षरण से या शांति से? तब बताएगा क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो 2005 ईस्वी में आपको जापान के शहर क्योटो में आपको जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी और उस बैठक में एक एजेंडा तय किया गया था जिसे हम क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। वही आप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, मॉन्ट्रियल बार बार मैं बताता हूं, प्रोटोकॉल जो है ये प्रोटोकॉल ओजोन क्षरण से संबंधित है और ये 1987 ईस्वी में आपको आया था, ठीक ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1987 से संबंधित है। रेलवे ग्रुप डी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज शानदार तरीके से आप अपना एनरोल करा सकते हैं। रियल टाइम एनालिसिस, वीडियो सॉल्यूशन आपको जो है कि बाइलिंगुअल दोनों भाषाओं में मिलेगा। ये जबरदस्त तरीके से आप सबके लिए, साथ साथ ही यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी बैच हमारी संस्था की ओर से संचालित है, जिसमें आपको 500 वीडियो लेक्चर, आपको ई नोट्स एंड पीडीएफ्स, टेस्ट सीरीज, क्विज भी आपको शानदार तरीके से उपलब्ध है, प्रोवाइड किया जाएगा और प्रोवाइड है आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए। वर्दी आपकी और जिद हमारी, वर्दी यानी आप डिसीजन करो कि वर्दी मुझे चाहिए, इसके लिए हम सब अथक प्रयास करेंगे आपके सुनहरे भविष्य के लिए। ये देखिए, निम्न में से कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य बना? किंग्सलैंड ऑस्ट्रेलिया, या आपको कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में, सिक्किम भारत का, या क्यूबेक आपको कनाडा का? तब आप जवाब दीजिएगा कि सिक्किम भारत का दुनिया का पहला राज्य है जो 100% जैविक राज्य बन गया है, ठीक ना। सिक्किम भारत का जो है पहला राज्य, दुनिया का पहला राज्य है जो कि 100% जैविक राज्य है, ठीक ना। यहाँ जैविक खेती की जाती है, कैसी? जैविक खेती, यानी यूरिया का इस्तेमाल पूरी तरह से एकदम प्रतिबंधित हो गया है और 100% जैविक एग्रीकल्चर की जाती है। अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ये डार्विन के द्वारा, माल्थस के द्वारा, डाल्टन के द्वारा या हेनरी के द्वारा? तब जनसंख्या के अनुकूलतम सिद्धांत को देने वाले कोई और नहीं, माल्थस महोदय के द्वारा जनसंख्या का अनुकूलतम सिद्धांत जो है ये दिया
गया है। और इस सिद्धांत के तहत यदि बातें की जाए कि यह सिद्धांत क्या था, तो इसे ही प्राकृतिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। और इस सिद्धांत के अनुसार जो है प्राकृतिक तरीके से जनसंख्या को नियंत्रित किया जाना चाहिए, ठीक है ना, ये बातें आपको की गई है। नेक्स्ट अगला महत्वपूर्ण में अधोलिखित में से महिला साक्षरता का न्यूनतम प्रतिशतता पाया जाता है, यानी सबसे इनमें से किस राज्य में सबसे आपको कम महिला साक्षर है? तमिलनाडु में, बिहार में, सिक्किम में या राजस्थान में? तब आप जवाब दीजिएगा कि सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य जो है ये आपको बिहार है। और ये 2011 के जनगणना के अनुसार जो है बिहार सिर्फ महिला में ही नहीं बल्कि पुरुष साक्षरता में भी आप कह सकते हैं और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य था। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य जो है 2011 के जनगणना के अनुसार है। साथ साथ ही आप ये भी कह सकते हैं सर्वाधिक साक्षरता दर वृद्धि वाला भी राज्य है। सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि वाला राज्य, दर वृद्धि करने वाला राज्य भी आपको कौन है? तो ये बिहार ही आपको इस मामले में भी है और न्यूनतम साक्षरता में भी आपको हटे। तो ये सारे प्रश्न आप सबके लिए सुनहरे भविष्य के लिए आपके। ये अगला प्रश्न देखिए, पेंटागोनिया मरुस्थल किस प्रकार का मरुस्थल है? तो पेंटागोनिया मरुस्थल जो है ये आपको अर्जेंटीना के क्षेत्र में पाया जाता है, यानी कह सकते हैं कि पेंटागोनिया मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका का आपको अमेरिका का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। सबसे बड़ा आपको शीत मरुस्थल माना जाता है, ठीक ना। और वहीं आटाकामा जो है ये आपको सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तब आप इस प्रश्न के जवाब में क्या देंगे? तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल के अंतर्गत आता है। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, ठीक ना। ये आपको जवाब हुआ। चलिए नेक्स्ट देखिए अगले प्रश्न में, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वेगनर ने, हुम्स ने, पार्कर ने या हैरी हैंस ने? तब आप जवाब दीजिएगा कि प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत हैरी हैंस महोदय के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, जबकि वेगनर के द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो है विस्थापन का सिद्धांत वेगनर के द्वारा दिया जाता है। वहीं पे आपको प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत जो है हैरी हैंस महोदय के द्वारा दिया जाता है और हैरी हैंस महोदय ने इसे 1962 ईस्वी में आपको दिया है, ठीक ना। 1962 ईस्वी में आपको इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट देखो, ये आपको आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 शानदार ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, रियल टाइम एनालिसिस, वीडियो सॉल्यूशन, बाइलिंगुअल, ये सारी सुविधाएं आपको जो है सीबीटी 2 के लिए भी हमारी संस्था आपके लिए, आपके सुनहरे भविष्य के लिए हर तरफ से प्रयास करती है, ठीक। तो चलिए आप सबके लिए बाइलिंगुअल में है, इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगा और आप इसे परचेज कर सकते हैं यदि ग्रुप डी और सीबीटी 2 दे रहे होंगे तो। बंगाल के किस गवर्नर के समय सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? लॉर्ड क्लाइव, विंसी टॉड या आपको कार्टियर या आपको जो है वारेन हेस्टिंग्स? तब आप इस प्रश्न के जवाब में आप दे सकते हैं कि कलकत्ता से मुर्शिदाबाद जो है वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में आपको जो है लाया गया। वारेन हेस्टिंग्स के समय में कलकत्ता से आपको जो है कि मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया। वैसे आपको टकसाल की स्थापना जब पूछे तो लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में ही 1757 ईस्वी में कलकत्ता में अंग्रेजों के द्वारा पहला मिंट स्थापित कर दिया गया था,
ठीक ना। तो ये महत्वपूर्ण बातें। चलिए नेक्स्ट देखिए, दक्षिणी ध्रुव में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? रामचरण, एडमंड सेन, गिरिराज सिरोहे या ब्रिगेडियर सुल्तान सिंह? तो एडमंड सेन तो पहले व्यक्ति थे जो दक्षिणी ध्रुव में गए थे, लेकिन पूछ रहा है कि भारतीय कौन थे जो कि यहाँ पर गए थे, तब बताएगा कि ये भारतीय आपको जो है गिरिराज सिरोहे प्रथम भारतीय हैं जो कि दक्षिणी ध्रुव पर गए हैं, जबकि एडमंड सेन दुनिया के पहले व्यक्ति हैं, दुनिया के प्रथम व्यक्ति जो दक्षिणी ध्रुव पर गए, जो दक्षिणी ध्रुव पर गए, ठीक ना, दक्षिणी ध्रुव पर गए। ये कब गए थे? तो 1911 ईस्वी में ये दक्षिणी ध्रुव पर गए। वहीं जब आपसे पूछे कि उत्तरी ध्रुव पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखकर भेजिए जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में कि उत्तरी ध्रुव पर जाने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति कौन थे। नेक्स्ट देखिए, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है ये आपको किस देश को कहा जाता है? अच्छा नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है? जिबूती है। एक मिनट, कौन सा देश आपको शामिल नहीं है? जिबूती नहीं है, इथोपिया, मंगोलिया या सोमालिया? तब आप सबको पता होना चाहिए कि जिबूती भी दक्षिण अफ्रीका का देश है, इथोपिया भी आपको दक्षिण अफ्रीका का देश है, सोमालिया भी आपको दक्षिण अफ्रीका, लेकिन मंगोलिया एशिया का देश है। कहाँ का? एशिया में है, तो इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका नहीं कहा जाता है। सोमालिया को समुद्री डाकुओं का देश भी बोलते हैं, ठीक ना, समुद्री डाकुओं का देश, ठीक ना, डाकुओं का देश के नाम से भी। और कोई भी आपको जो है कि हिंद महासागर में और कैरिबियाई क्षेत्र में यदि कोई जहाज जाता है तो ये सब लूटपाट कर लेते हैं, इसलिए इन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए विश्व के कई संगठन देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया और वो इसकी निगरानी करता है। तो इस तरह से आपको जो है कि इसका जवाब क्या हुआ? तो सोमालिया आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखो, ये यूरोप का कॉकपिट यानी यूरोप का अखाड़ा, कॉकपिट का मतलब होता है अखाड़ा, ठीक ना, अखाड़ा किसे कहा जाता है? तब नीदरलैंड को, बेल्जियम को, लग्जमबर्ग को या फिनलैंड को, तब बताएगा कि कॉकपिट ऑफ यूरोप जो है वो बेल्जियम को कहा जाता है, जबकि फिनलैंड को हजार भूमि के झील के नाम से जाना जाता है। हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। किस देश में बूटे की खान स्थित है? आपको बूटे की खान यूएसए में, कनाडा में, रूस में या ऑस्ट्रेलिया में आपको किस देश में बूटे की खान स्थित है? तब बताएगा कि बूटे की खान जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तब आप बताइए कि बूटे की खान जो है ये तांबा के उत्पादन के लिए ये बूटे की खान प्रसिद्ध है और यह बूटे की खान यूएसए में पाई जाती है। आपको यूएसए में बूटे की खान स्थित है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये हमारी संस्था की ओर से नितिन सर ने शानदार तरीके से आप सबको हिंदी पढ़ाया है और आपके सुनहरे भविष्य के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ठीक ना। आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ तक मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ABCD से लेकर आपको जेड तक जो है नितिन सर के द्वारा ग्रामर, हिंदी ग्रामर लाजवाब तरीके से पढ़ाया गया है। साथ ही साथ हमारे संस्था की ओर से सुपर टेट का भी शानदार बैच आपको जो है कि प्रारंभ हो गया है, जिसमें 600 आवर्स का वीडियो लेक्चर, फ्री टेस्ट सीरीज, स्मार्ट PDF मटेरियल और डाउनलोड करने की भी आपको सुविधा
दी गई है, तो आप जो है सुपर टेट का भी बैच परचेज कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप सबके लिए सुपर टेट आने वाला, सुपर टेट सरकार गठित हो गई और जल्दी आपको जो है सीटों की संख्या में भी इजाफा मिलेगी, साथ साथ ही आपके जो है कि नए तरीके से जो आपको मॉडल पेपर है उसको भी देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट अगले महत्वपूर्ण प्रश्न में चलते हैं। लाल मिट्टी का रंग किस कारण लाल होता है? पोटेशियम के कारण, लौह ऑक्साइड के कारण, फास्फोरस के कारण या नाइट्रोजन के कारण? तब बताइएगा मिट्टी का लाल रंग जो है ये लोहे के ऑक्साइड, लौह ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। वैसे आप सबको बता दूं कि भारत में यह दूसरा सबसे बड़ा वर्ग है मिट्टी का, दूसरा सबसे बड़ा वर्ग, सबसे बड़ा वर्ग, ठीक ना। और यदि बात की जाए तो लाल मिट्टी जो है ये आपको लाल मिट्टी में आपको विश्व में टेरा रोसा के नाम से जाना जाता है। टेरा रोसा, ये वैश्विक स्तर पर आपको लाल मिट्टी को टेरा रोसा कहते हैं। और ब्राजील में सबसे अधिक लाल मिट्टी पाई जाती है। ब्राजील में कहवा जो है, कहवा उत्पादन के लिए लाल मिट्टी आपको बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक। और लाल मिट्टी के अधिकता के कारण ही अमेजन नदी का पानी जो है ये लाल रंग का होता है। नेक्स्ट देख भाई, ये भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं? ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण, आपको कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर 20.98, 21.34, 22.05 या 24% पर, तब आप जवाब दीजिएगा कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21 आपको जो है कि 3-4% पर आपको जो है वन पाया जाता है। ये ऑप्शन के अनुसार है, ठीक ना, ये ऑप्शन के अनुसार 21.34% पर आपको भौगोलिक भारत के, वैसे अनिवार्य कितना है तो अनिवार्य जो है 33% भूभाग पर आपको अनिवार्य है कि वन पाया जाना चाहिए। यदि सर्वाधिक वन पूछे तो सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है, लेकिन आपको वन सघनता के मामले में जो है ये कौन सा राज्य है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि वन सघनता के मामले में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है। नेक्स्ट, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो है ये दिया गया है किस में? 246 आपको क में, 243 के में, क या के वही है, या 239 आपको के अंतर्गत, या 219 के अंतर्गत, तब बतेगा 242 आपको क 242 के अंतर्गत जो है संवैधानिक दर्जा, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए, ठीक ना, ये आप सबके लिए महत्वपूर्ण, यानी इसी के तहत ग्राम पंचायतों का चुनाव जो है ये संपन्न होता है। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय आपको किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, भारत के चुनाव आयोग के द्वारा, या आपको राज्य चुनाव आयोग के द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है? तब बताएगा कि आपको जो है पंचायती राज कराने का आपको राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है। और कौन कराता है? तब कराने का काम जो है ये आपको जो है कि राज्य निर्वाचन आयोग जो है के निर्देशन में, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आपको ग्राम पंचायत चुनाव कराया जाता है। और निर्णय कौन लेता है? तो राज्य सरकार आपको पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लेता है, ठीक ना, कराने का निर्णय लेता है। ये महत्वपूर्ण बातें, तो ये दो अलग अलग बातें हैं और दोनों चीजों को आप सब शानदार तरीके से समझ रहे होंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि यहाँ तक आप सब में से
किसी को किसी तरह का कोई परेशानी नहीं आया होगा। ठीक, तो इस तरह से आप प्रश्न को करेंगे तभी आपके लिए जो है कि फायदेमंद है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? ये कमेंट बॉक्स में आप लोग पहले जवाब दीजिए, क्योंकि ये सब प्रश्न आपको परीक्षाओं में पीछे ढकेल देते हैं, एकदम पीछे। जरा सा मिस्टेक किए कि आपके इससे चला गया, आपके जो है कि ओझल हुआ और आप माइनस में 1 नंबर पा गए। चूंकि अब सभी एग्जामों में देख रहे हैं कि माइनस मार्किंग की प्रथा प्रारंभ है। ठीक, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहा गया है? 1 एकड़ से कम भूमि वाले को, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को, 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को, या आपको 2.5 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को सीमांत कृषक किसे कहा गया है? तब आप बताइएगा कि 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को जो है कि सीमांत कृषक कहा गया है। 1 हेक्टेयर में आपको बात की जाए तो लगभग 4.5 बीघा, यानी 4.5 बीघे के जमीन के बराबर आपको 1 हेक्टेयर होता है। जबकि 1 एकड़ 1.5 बीघा 1.32 यानी 1.32 यानी 1 बीघा लगभग 32 बिस्से में आप 32 बिस्से का जो है कि आपको 1 एकड़ होता है। ठीक, एकड़ जो है हेक्टेयर से छोटा होता है। नेक्स्ट, ये आपको NTA नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है पेपर 1 शानदार तरीके से हमारी संस्था के द्वारा पढ़ाया जा रहा है और आप सब इसे परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ यूपी टेट का भी सिलेबस आने वाले बैच में 500 वीडियो लेक्चर, रिवीजन बूस्टर PDF, क्विज विथ वीडियो सॉल्यूशन, डाउट सेशन, ये सभी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए है। ठीक, तो ये जबरदस्त तरीके से आप इसे परचेज कर सकते हैं और आपके लिए काफी फायदेमंद भी होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला, यानी उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान संस्थान भी है। ठीक ना, वहीं पे है, ललितपुर है, झांसी है, बांदा है या महोबा है। तो महोबा जो है आल्हा उदल के नगरी महोबा का युद्ध सबको याद होगा। ये आपको जो है महोबा में ही पान अनुसंधान संस्थान, पान अनुसंधान संस्थान, ठीक ना, संस्थान आपको यहीं पे स्थित है, पान अनुसंधान संस्थान। तो ये महोबा आप सबके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, ये जो है आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए। नेक्स्ट देखिए, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप कमेंट बॉक्स में पहले आप सब जवाब दीजिए और मैं देखूं कि कितने लोग सही तरीके से जवाब दे रहे हैं। ये कितने लोग सही तरीके से इसका जवाब दे रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, 1 में, 9 में, 7 में या 5 में। तब आप बताइएगा कि उत्तर प्रदेश को कुल जो है 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जबकि भारत की बात की जाए तो भारत को जो है वो आपको 15 सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ठीक ना, भारत को 15 सस्य जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश को 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। चलिए एकदम जबरदस्त प्रश्न के प्रारूप और स्टैंडर्ड को देखिए कि कितने जबरदस्त प्रकार के प्रश्न आप सबसे पूछे जा रहे हैं। इसे जरूर देखिएगा, ठीक ना, चिल्लाऊंगा नहीं क्योंकि गले में दिक्कत है, इसीलिए चिल्ला नहीं रहा हूं। ठीक, नेक्स्ट देखो, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? पूछ रहा है सतह पर, ये पृथ्वी की सतह पर, ऊपरी भाग पर, ये सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है? तब इसमें सोडियम, लोहा, एल्युमिनियम या पोटेशियम। तो ऑप्शन के अनुसार जो है पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक एल्युमिनियम पाया जाता है। और
भूपर्पटी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है 46%, और 27.7% जो है ये एल्युमिनियम पाया जाता है। पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व जो है ये आपको एल्युमिनियम है। इसके बाद सिलिकॉन है, इसके बाद आयरन है, इसके बाद आपको जो है कि सोडियम है, फिर पोटेशियम है। तो इस तरह से आपको जो है कि तत्व पाए जाते हैं। यहाँ पे सिलिकॉन भी आप कर सकते हो। सिलिकॉन जो है ये आपको दूसरे नंबर पे 8.27% के लगभग में आपको सिलिकॉन है, और लोहा आयरन जिसे बोलते हैं 5% के लगभग में आयरन पाया जाता है। वहीं आपको 46% ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन के रूप में आपको पाया जाता है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार भू सतह पर, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तब आपको एल्युमिनियम पाया जाता है। नेक्स्ट देखो, बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में कितने गणराज्य थे? तो बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में आपको जो है कि 4 थे, 7 थे, 8 थे या 10 थे। पूछ रहा है गणराज्य, पूछ रहा है कितने, महाजनपद नहीं पूछ रहा है, ठीक ना। तो आपको बुद्ध के काल में जो महाजनपद थे, महाजनपद कितने थे? महाजनपद, तब आप बताइएगा कि बुद्ध काल में 8 महाजनपद हुआ करते थे। कितने? 8 महाजनपद आपको होते थे। लेकिन गणराज्य उत्तर प्रदेश में आपको कितने हुआ करते थे? तब इस प्रश्न का जवाब भी आपको जो है कि आपको 8 गणराज्य भी हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में। 8 गणराज्य, ठीक ना, 8 गणराज्य उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे, और 8 महाजनपद भी हुआ करता था, ठीक ना। ये 8 गणराज्य कौन कौन से थे? तो कपिल वस्तु के, शाक्य सुमाकर के, भग्ग, केशपुत्र के, कलाम राम ग्राम के कोलिये, कुशीनारा के मल्ल, आपको पावापुरी के मल्ल, पिपलव वन के मोरिये, ये सभी जो थे ये आपको 8 जो थे ये गणराज्य हुआ करते थे। और 8 महाजनपद भी उस समय आपको अंगुत्तर निकाय, जो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है, उसमें 8 महाजनपद की भी जानकारी प्राप्त होती है, ठीक ना, 8 महाजनपद। नेक्स्ट देखो, आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो आगरा का किला जो है ये किसके द्वारा निर्माण कराया गया था? तो आगरा का किला शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। और आगरे के किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो है ये आपको ये भी शाहजहां के द्वारा ही कराया गया। जबकि आपको औरंगजेब के द्वारा जो है औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण, मोती मस्जिद का निर्माण कौन कराया? तो इसके द्वारा आपको करवाया गया था। ये महत्वपूर्ण बातें हुई। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपको अगले प्रश्न में ये आपको नितिन सर के द्वारा हैंडरिटन शानदार ई बुक्स जो है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत, साथ ही साथ सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय राज्य व्यवस्था, रसायन विज्ञान, बायोलॉजी, आपको फिजिक्स, सभी चीज़ों की आपको शानदार श्रृंखला दी गई है और आप सब इसे परचेज कर सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद है, ठीक ना। नेक्स्ट देखो भाई, ये 1936 ईस्वी में आपको अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? आज़ादी के समय में आपको जो हुआ क्या कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय किसानों की महत्ता बढ़ गई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहा करता था मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ पांव हैं, ठीक ना, कांग्रेस के हाथ पांव है और कांग्रेस इनके बिना नहीं चल सकती। और इसी समय 1936 ईस्वी में
आपको जो है कि अखिल भारतीय किसान सभा का सम्मेलन, आपको प्रथम सम्मेलन बुलाया जाता है लखनऊ में, और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो सहजानंद सरस्वती जो थे इसकी अध्यक्षता करते हैं। सहजानंद सरस्वती के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। और इसके सचिव के रूप में कौन रहता है? तो एन.जी. रंगा जो है, एन.जी. रंगा आपको इसके सचिव रहते हैं, और अध्यक्ष जो है ये यही रहते हैं। इस अधिवेशन में आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी भाग लिया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इसमें भाग लेते हैं। ठीक ना, ये महत्वपूर्ण बातें हुई। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ? तो ये औरंगजेब के विरुद्ध, अकबर के विरुद्ध, हुमायूं के विरुद्ध या शाहजहां के विरुद्ध? तब बताएगा कि अकबर ने जब दीन ए इलाही धर्म को चलाया तो उसी समय जौनपुर के प्रधान काजी के द्वारा जो है, या जौनपुर के प्रधान मौलवी के द्वारा अकबर के विरुद्ध जो है फतवा जारी किया गया था। किसके विरुद्ध? तो अकबर के विरुद्ध आपको जो है फतवा जारी किया गया था। और धार्मिक इसके असंतुष्टता से रुष्ट होकर जौनपुर में मुल्ला याजदी के द्वारा ये जारी किया गया था। किसके द्वारा? मुल्ला याजदी याजदी के द्वारा ये फतवा जारी किया गया था अकबर के विरुद्ध। किसके कारण? तो आपको दीन ए इलाही धर्म जो चलाया था, या कह सकते हैं कि अकबर के धर्म सहिष्णुता की नीति के कारण मुल्ला याजदी ने अकबर के विरुद्ध आपको जो है फतवा जारी किया था। नेक्स्ट, ये आपको कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप सामान्यतः के बने होते हैं। तो आपको कंप्यूटर में जो चिप है, आईसी चिप, ये सामान्यतः किसके बने होते हैं? सीसा के, सिलिकॉन के, क्रोमियम के या सोने के? तब आप बताइएगा कि ये अधिकांशतः आपको जो है ये सिलिकॉन के बने होते हैं। ठीक ना, ये सिलिकॉन के बने होते हैं। इसीलिए सिलिकॉन वैली ऑफ जो है इंडिया किसे कहते हैं? तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, वैली ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? बेंगलुरु को बोलते हैं, बेंगलोर को। ठीक ना, बेंगलोर। और आपको सिलिकॉन वैली ऑफ वर्ल्ड की बात की जाए तब तो बताइएगा कैलिफोर्निया को आपको सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक ना, ये आपको जो है इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी जिसे बोलते हैं, ये आपको सिलिकॉन का बना होता है। और इसकी शुरुआत 1958 ईस्वी में जैक किल्वी तथा रॉबर्ट नोई के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक ना, प्रारंभ में ये चिप बहुत बड़ा होता था, और ये चिप आलू के चिप्स जो नहीं होता उसके बराबर हुआ करता था। नेक्स्ट देखिए, भारत ने पहली बार किस वर्ष पैरा ओलंपिक में पदक जीता? ये 1964 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में या 1976 ईस्वी में? किस वर्ष भारत ने पहली बार पैरा ओलंपिक में आपको पदक जीता? तो पहली बार 1972 ईस्वी में भारत ने पैरा ओलंपिक में आपको पदक जीता था। ठीक ना, ये 1972 ईस्वी में आपको पहली बार पदक जीता था। ठीक, और पहली बार पदक जीतने वाले मुरलीकांत पेटकर थे। मुरलीकांत पेटकर ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1972 मत कहूँ 1971 ही वर्ष था, और ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो आपको बोलना पड़ेगा। तो 1972 ईस्वी में पहली बार पैरा ओलंपिक में भारत पदक जीता था। नेक्स्ट देखिए,
टोक्यो यानी जापान जो है, अभी हाल ही में, हाल क्या आज धीरे धीरे 5-7 महीने हो गए, तो इससे प्रश्न लेकिन बन सकता है। टोक्यो ओलंपिक में आपको क्या शुभंकर था? आपको मिराइटोवा, स्मोकी, रेड जगुआर या आपको बाल्डे, इनमें से कौन सा आपको शुभंकर था इस ओलंपिक का? तब बताइएगा कि इसका टोक्यो ओलंपिक का आपको शुभंकर जो था वो सोसाइटी था, सोसाइटी, ठीक ना, मिराइटोवा सोसाइटी। ये मिराइटोवा जो है ये आपको 2000 क्या नाम है कि इसका ओलंपिक का 2021 के ओलंपिक का आपको जो है कि शुभंकर था। 21 में आपको जो है 20 में आयोजित होना था, लेकिन कोरोना के कारण आयोजित 2021 में आपको हुआ। नेक्स्ट देखिए, लेखपाल शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से सभी एकदम जबरदस्त तरीके से आपको महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं जारी कर दी गई हैं और आपके सुनहरे भविष्य के लिए बड़ा ही फायदेमंद भी होगा। नेक्स्ट, किसने कहा था डरो दीवार से हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं? ये किस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के द्वारा कहा गया? डरो दीवार से हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। अशफाकुल्ला खान ने या बहादुर शाह जफर ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने या वाजिद अली शाह ने, इनमें से किसके द्वारा आपको कहा गया था? तो ये आपको जो है वाजिद अली शाह के द्वारा ये आपको पंक्तियां कही गई थे। 1857 के क्रांति के समय आपको जो है वाजिद अली शाह जो कि अवध प्रांत के नवाब हुआ करते थे, 1856 ईस्वी में आपको जो है कि आउटड्रम के रिपोर्ट के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध प्रांत का विलय कर लिया था। और इसके बाद आप सब जो है कि ये भागकर नेपाल चले जाते हैं और वहीं रहते हैं, वहीं पे आपको जो है ये बातें कही जाती है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन आपको किसने किया? महात्मा गांधी ने, बिपिन चंद्र ने, बाल गंगाधर तिलक ने या अरविंद घोष के द्वारा? तब बताइएगा कि निष्क्रिय सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ये अरविंद घोष के द्वारा किया जाता है। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत अरविंद घोष, महर्षि अरविंद घोष जो थे ये एक महान दार्शनिक, इतिहासकार, एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनी। अलीपुर षड्यंत्र केस के बाद इन्होंने राजनीतिक रूप से संन्यास ले लिया और आपको धार्मिक चीजों में ये लग गए, ठीक ना। डिवाइन जो है इनके महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। ओरेविले आश्रम पांडिचेरी में इन्होंने स्थापित किया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट, आपको निम्न में से कौन सा काकोरी कांड मुकदमे का सरकारी वकील था? ये आपको सरकारी वकील इनमें से कौन था? तो मोहनलाल सक्सेना या आपको जगत नारायण शुक्ला या कृष्ण बहादुर या प्रभात चंद्र? तब आप बताइएगा कि जगत नारायण शुक्ला जी जो थे ये आपको काकोरी कांड के मुकदमे के वकील हुआ करते थे, सरकारी वकील। जबकि आपको बता दें कि काकोरी कांड जो है कब घटित हुआ था? तो ये आपको जो है 9 अगस्त 1925 ईस्वी को राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में आपको काकोरी कांड हुआ था। अब इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है योगी सरकार की बात के द्वारा, ठीक ना। काकोरी ट्रेन एक्शन, इसमें 8 डाउन ट्रेन को क्रांतिकारियों के द्वारा लूट लिया जाता है, ठीक ना। तो ये महत्वपूर्ण बातें हुई। चलिए नेक्स्ट देखिए, 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के कहां परमाणु बम गिराया गया था? तो 6 अगस्त को जो है हिरोशिमा पर, ठीक ना, 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को, कितने तारीख को? तो 9 अगस्त को आपको 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर आपको बम गिराया गया था। अमेरिका के द्वारा ये परमाणु बम गिराए गए थे। लिटिल बॉय और फैट मैन के नाम से ये दोनों बम थे। बम
अब यहीं पे पूछता है परमाणु बम किस आधार पर आधारित होते हैं, तो नाभिकीय संलयन के क्रिया के आधार पर परमाणु बम आधारित होते हैं, ठीक ना, नाभिकीय संलयन के क्रिया पर। नेक्स्ट देखो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न में, क्यूराइल किस प्रकार की जलधारा है, तो गर्म जलधारा है या ठंडे जलधारा है या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, तब बताएगा क्यूराइल जो है ये ठंडे जलधारा है और ये प्रशांत महासागर के प्रमुख जलधारा मानी जाती है, ठीक ना, प्रशांत महासागर के ये जलधारा है और ठंडे प्रकार की जलधारा आपको क्यूराइल जलधारा है, ठीक। चलिए ये आपको हमारे किताबें आपके द्वार तक शानदार तरीके से पहुंच रही होंगी और आपके सुनहरे भविष्य के लिए भी ये किताबें बड़ा ही महत्वपूर्ण है और आप सबके लिए ये जरूर परचेज करिए, पढ़िए और एकदम शानदार तरीके से व्याख्याओं को एक एक लाइन को रट डालिए, यही आपकी सफलता का सबसे बड़ा परिचय होगा, ठीक ना। तो इतना के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो। इन्हीं कामनाओं के साथ आपका जो है कि त्योहार खूब आनंद से मनाइए और खुशियां बांटिए, लड़ाई झगड़ा से बचिएगा सभी लोग किसी तरह की चीजों से। तो आप सबके लिए सुनहरे भविष्य के लिए जय हिंद जय भारत।